हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नबी और आप देख रहे हैं लर्न विथ नबी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान, अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। बच्चों, आपको पता है कि रेशा क्या होता है? आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप थोड़ा सा रुई लीजिए और उस रुई को दोनों हाथों से खींचिए। खींचने पर आपको उसमें महीन बाल जैसी कुछ संरचनाएं नज़र आएंगी, पतली पतली सी। ये पतली लंबी संरचनाएं ही रेशे हैं। रेशा क्या है? तो रेशा वह पतला, लंबा और लचीला तंतु है जिससे कपड़े और धागे तैयार किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि रेशे प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो रेशे हमें मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। अगर हम बात करें कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो इसी आधार पर हम रेशों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, प्राकृतिक रेशा। वह रेशा जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास, ऊन और रेशम। कपास हमें पौधों से प्राप्त होता है, ऊन हमें भेड़ और बकरियों से प्राप्त होता है, वहीं रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशे क्या है? वे रेशे जिसे मानवों ने तैयार किया है, मानव निर्मित रेशों को ही हम लोग संश्लेषित रेशे कहते हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन ये पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा है। इसे कोयला, वायु और जल की सहायता से तैयार किया जाता है। दूसरा है पॉलिस्टर, इसे पेट्रो रसायन की सहायता से तैयार किया जाता है। तीसरा है रेयॉन, इसे कागज की लुगदी से तैयार किया जाता है। रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके तैयार किया जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है कपास, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन ये सभी के सभी पॉलीमर के उदाहरण हैं। आपको पता है पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर शब्द पॉलीमर दो ग्रीक भाषा के शब्द पॉली और मर से बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का होता है इकाई, यानी कि अनेक इकाइयों को दोहराने से बनी संरचना। पॉलीमर क्या है? अनेक छोटी छोटी इकाइयों को दोहराने से बनी हुई संरचना है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम दो मनके लें और इनको जोड़ते जाएं, इनके साथ और मनकों को जोड़ते जाएं, तो हमें एक हार मिलेगा। और यह फिर हम दो पेपर क्लिप्स लेते हैं और इन दो पेपर क्लिप्स को जोड़ते हैं, फिर इसमें दूसरा पेपर क्लिप्स जोड़ते हैं। यदि हम बहुत सारे पेपर क्लिप्स जोड़ दें तो हमें एक चेन मिलेगा। तो यहाँ पर जो पेपर क्लिप्स हैं ये मोनोमर है और इससे बनी हुई चेन पॉलीमर है। उदाहरण से हम समझते हैं कि कपास एक पॉलीमर है जो सेलुलोज से बना है। कपास सेलुलोज से बना हुआ पॉलीमर है और सेलुलोज जो है छोटी छोटी इकाइयों से बना है। जिन छोटी इकाइयों से बना है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज मोनोमर है, सेलुलोज पॉलीमर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ रेशों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं रेयॉन। रेयॉन को जो है कागज की लुगदी के रासायनिक उपचार के द्वारा तैयार किया जाता है। रेयॉन का रेशा रेशम की तरह बुना जा सकता है, लेकिन यह रेशम से सस्ता होता है। इसका रखरखाव आसान होता है। कपास के साथ मिलाकर चादरें, ऊन के साथ मिलाकर कालीन आदि जो है तैयार किया जाता है। दूसरा जो रेशा है वो है नायलॉन। अच्छा, आप पहले थोड़ा समझ लें कि रेयॉन जो है ये पहला कृत्रिम रेशा है। रेयॉन को हम लोग कृत्रिम रेशम भी कहते हैं क्योंकि इसका गुण जो है रेशम के समान होता है। दूसरा जो रेशा है वो है नायलॉन। नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन का निर्माण जो है 1931 में कोयला, जल और वायु द्वारा किया गया था। इसमें जो है किसी भी प्रकार से जो है प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग नहीं होता है। नायलॉन जो है ये इस्पात के तार से भी, स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा नायलॉन जो है इससे मोजे, रस्सी, पहाड़ पे चढ़ने के लिए रस्सी,
तंबू और पैराशूट तैयार किया जाता है, चूँकि ये काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर हम शक्ति परीक्षण करें इन रेशों का, तो इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत नायलॉन होगा। आप इस ग्राफ को देखिए, अगर हम नायलॉन, रेशम, कपास और ऊन को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नायलॉन होता है, इसके बाद रेशम, उसके बाद कपास और सबसे अंत में ऊन। तो ऊन सबसे कमज़ोर है, ऊन के बाद जो ज़्यादा मजबूत है वो कपास, और कपास से ज़्यादा मजबूत रेशम, रेशम से ज़्यादा मजबूत नायलॉन। नायलॉन की मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे जो है, नायलॉन से जो है पहाड़ पे चढ़ने के लिए रस्सी और पैराशूट का निर्माण किया जाता है। तो नायलॉन जो है ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है। आप लोगों ने जो है कभी बाज़ार गए होंगे तो आपने रंग बिरंगी रस्सियाँ देखी होंगी दुकानों पर, हार्डवेयर के दुकान पर। वो जो रस्सियाँ हैं वो नायलॉन से तैयार की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रेशा है जिसको हम देखने वाले हैं वो है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर जो है एस्टर नामक रसायन से तैयार किया जाता है। पॉलिस्टर में जो है सिलवटें नहीं पड़ती है और ये सपाट रहता है, इसकी धुलाई आसान होती है। फिर से समझते हैं, पॉलिस्टर से बना कपड़ा जो है उसमें सिलवटें नहीं पड़ती है, वो सपाट रहती है, आसानी से धुल जाता है। इसमें जो है इस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेड़ जो है एक अत्यधिक परिचित पॉलिस्टर है जिसका उपयोग बोतल, बर्तन और तार बनाने में किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक को जो है कृत्रिम ऊन के नाम से भी जो है आप नकली ऊन बोल सकते हैं, एक नकली ऊन के भी नाम से जाना जाता है। इसे पेट्रो रसायन द्वारा तैयार किया जाता है। पेट्रो रसायन यानी पेट्रोलियम से प्राप्त रसायन। इसका गुण क्या है, इसकी शक्ति क्या है? इसे ऊन की तरह बुना जा सकता है, ये अत्यधिक टिकाऊ होता है और अनेक रंगों में उपलब्ध होता है। इसका उपयोग जो है सर्दियों में स्वेटर, शॉल और कंबल बनाने में किया जाता है। संश्लेषित रेशे हल्के, सस्ते और टिकाऊ होने के साथ साथ खतरनाक भी होते हैं। प्राकृतिक रेशे जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो है नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप रुई को या सूती कपड़ों को जलाएं तो वो जल के राख हो जाते हैं। वहीं संश्लेषित रेशे को अगर आप जलाएं तो ये गर्म होते हैं और पिघल जाते हैं। इनसे खतरा है। इनसे क्या खतरा है? यदि संश्लेषित कपड़ों में आग लग जाता है तो कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। इसलिए हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते वक्त संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, या फिर अगर आपने पहना है तो वहाँ पे सावधानी बरतें। ध्यान रखें कि उन कपड़ों में किसी भी प्रकार से आग ना लगे। अब हम प्लास्टिक के आणविक वास्तुकला को समझने की कोशिश करते हैं। सिंथेटिक रेशे की तरह प्लास्टिक भी जो है एक बहुलक है। जिस तरह से हमने पढ़ा कि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक ये बहुलक हैं, ये छोटे छोटे इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं। उसी तरह से प्लास्टिक भी जो है एक बहुलक है, पॉलीमर है। लेकिन सभी प्लास्टिक में जो है इकाइयों की व्यवस्था एक समान नहीं होती है। उदाहरण के कुछ प्लास्टिक में जो है इकाइयाँ एक सीधी रेखा में जुड़ी होती है। यह व्यवस्था जो है प्लास्टिक को लचीला बनाती है। ध्यान से देखें, जिस तरह से रेल का पटरी एक सीधा होता है, ठीक है, या फिर पेपर क्लिप को आप जोड़े तो एक सीधी लाइन बनेगी, उसी तरह से सीधी लाइन में जो है कुछ प्लास्टिक में ये इकाइयाँ जुड़ी होती है। वहीं कुछ प्लास्टिक में इकाइयाँ तिर्यकबद्ध संरचना में जुड़ी होती है, ठीक है। इकाइयाँ आपस में तिर्यकबद्ध से रूप से जुड़ी होती है और यह व्यवस्था प्लास्टिक को कठोर और उष्मारोधी बनाता है। अब हम समझते हैं प्लास्टिक के प्रकार के बारे में। अभी आपने देखा कि कुछ प्लास्टिक में जो है संरचना इकाइयाँ जो होती है वो सीधी जुड़ी होती है और कुछ प्लास्टिक में जो है इकाइयाँ जो है वो तिर्यकबद्ध होती है।
तो जिन प्लास्टिकों में इकाइयाँ सीधी जुड़ी होती है उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करके आसानी से हम इसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर यह विकृत हो जाता है, ये मुड़ जाता है, इसलिए हम इसे किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग जो है खिलौना, कंघी, बर्तन, प्लास्टिक के बाल्टी, खिलौने और टेबल कुर्सी बनाने में किया जाता है। अच्छा, जिन प्लास्टिक में संरचनाएं त्रियकबद्ध जुड़ी होती है, यहाँ पे आप देखें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में संरचनाएं त्रियकबद्ध जुड़ी होती है। एक बार ये सांचे में ढलने के बाद ऊष्मा देकर इसे नरम नहीं किया जा सकता है। इनके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट का उपयोग जो है स्विच बोर्ड, बिजली के स्विच बोर्ड बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो है कुकर में आपने देखा होगा प्लास्टिक का हैंडल होता है, उन्हें बनाने में किया जाता है। मेलेमाइन का उपयोग जो है रसोई घर के बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो है फायर प्रूफ कपड़े बनाने में, अग्निरोधक कपड़े बनाने में भी मेलेमाइन का उपयोग होता है। तो अभी हमने पढ़ा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बच्चों, आपको पता है कि प्लास्टिक के अंदर जो है 4 ऐसे गुण हैं जो इसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसे महान बनाती है, बड़ी चीज़ बनाती है। तो आइए हम उसको एक एक करके समझते हैं। प्लास्टिक का पहला गुण जो इसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है वो है अनअभिक्रियाशीलता। प्लास्टिक जो है हवा, पानी या किसी अन्य पदार्थ से जो है अभिक्रिया नहीं करता है। इस कारण जो है इसमें लोहे या अन्य धातु की तरह जंग नहीं लगता है। दूसरा है प्लास्टिक हल्के और बहुत मजबूत होते हैं। जैसे हमने देखा कि नायलॉन जो है वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन दूसरी बात है कि वो स्टील से हल्का भी होता है। तो धातु की तुलना में हल्का होने के कारण हम इसका उपयोग कार, हवाई जहाज, अंतरिक्ष आदि में जो है इनका उपयोग करते हैं। तीसरा गुण जो है प्लास्टिक को जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है वो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इसलिए हम इसका उपयोग जो है बिजली के तार के ऊपर, आपने देखा होगा एक कवर होता है, बिजली के तार के ऊपर जो वो कवर है वो है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा बर्तन के हत्थे, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो कुकर का जो हत्था होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। धातु गर्म हो जाते हैं लेकिन प्लास्टिक गर्म नहीं होता है, इसलिए हम धातु के बर्तन के ऊपर जो कवर लगाते हैं वो प्लास्टिक का लगाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक चिरस्थायी और सस्ता होता है। प्लास्टिक को हम अलग अलग आकारों में ढाल सकते हैं और धातु के अपेक्षा ये काफ़ी सस्ता होता है और लंबे समय तक टिकता है। धातु के बने बर्तन में जंग लग सकता है लेकिन प्लास्टिक में कभी जंग नहीं लगता है। अगर हम बात करें प्लास्टिक का तो ये दोधारी तलवार है, ये वरदान भी है और अभिशाप भी है, या यूँ कहें वरदान ही अभिशाप है। जो गुण प्लास्टिक को वो विनाशी और उपयोगी बनाता है, ठीक वही गुण इसे पर्यावरण के लिए एक खतरा भी बनाता है, दुस्वप्न बनाता है। प्लास्टिक का पहला गुण हमने समझा कि यह कभी खराब नहीं होता है क्योंकि ये जल, वायु या किसी चीज़ से अभिक्रिया नहीं करता है। अच्छा, इस कारण से यह प्रकृति में कभी नष्ट ही नहीं होता है। ये जैव व निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, यानी वे पदार्थ हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। अच्छा, प्लास्टिक हल्का होता है। हल्का होने के कारण यह हवा और पानी के द्वारा उड़कर एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पहुंच जाते हैं और महासागरों, नदियों और नालों को चौक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अच्छा, ये ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि इसे हम जलाकर भी नष्ट नहीं कर सकते हैं और ये जलते भी हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में विषैले गैस और धुएं उत्पन्न करते हैं। अभी हमने समझा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक क्रियाओं के जैविक क्रियाओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये प्रकृति के लिए लाभदायक होते हैं। वहीं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं,
इसे हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो विघटित नहीं होते हैं यानी सड़ते गलते नहीं हैं उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, और जो आसानी से सड़ गल जाते हैं उसे हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो आइए हम क्षय की समय सीमा को समझते हैं। एक उदाहरण से समझिए, एक सेब 1 से 2 सप्ताह के अंदर निम्नीकृत हो जाता है, अपघटित हो जाता है। वहीं एक कपड़ा 2 से 5 माह के अंदर, लकड़ी 10 से 15 वर्ष में, वहीं एक धातु का कैन, धातु कोई मेटल 100 से 500 वर्ष में अपघटित हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक हजारों साल के बाद भी या अनिश्चित काल के बाद भी कभी अपघटित नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। वहीं सेब, कपड़ा, लकड़ी और धातु ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। प्लास्टिक हल्के, सस्ते और टिकाऊ होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए लोग जो है इसका उपयोग धड़ल्ले से करते हैं। लेकिन इसकी लापरवाही की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम जो है प्लास्टिक के थैलियों को उपयोग करने के बाद या उनमें कुछ कचरा या खाने पीने का सामान डालकर जो है उससे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं या कचरे के पेटी में फेंक देते हैं। आसपास रहने वाले मवेशी जो है भोजन के साथ साथ प्लास्टिक को भी इंगल जाते हैं, खा जाते हैं। इनके कारण उसका श्वसन तंत्र या कंठ जो है में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसके अलावा हम लोग जो है लापरवाही से फेंकी गई, हम लोग जो पॉलीथीन की थैलियाँ लापरवाही से फेंक देते हैं वो नालियों में जाके फंस जाते हैं, नालियों को जाम कर देते हैं, जिसके कारण खासकर वर्षा ऋतु में जो है भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हम सार्वजनिक स्वच्छता रखने के लिए, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए, प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए कुछ कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। हम 5 आर के सिद्धांत को अपनाकर जो है प्लास्टिक से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। इनमें से पहला जो आर है वो रीयूज को जो है, पहला आर है रीयूज। रीयूज का मतलब कि पहला आर है रिफ्यूज। रिफ्यूज का अर्थ है कि हम प्लास्टिक की थैलियों को मना करें, उसका उपयोग ना करें, उनके जगह पे हम कपड़ों और जूट से बनी हुई थैलियों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा आर है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि कम उपयोग करना। प्लास्टिक पदार्थों का आप न्यूनतम उपयोग करें, जैसे कि प्लास्टिक के चम्मच, कप, काफ़ी चीज़ें जो है आजकल प्लास्टिक के प्लेट्स आ गए हैं जो ज़्यादा जो है बड़े भोज या होने पर जो है वहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो आप उनके जगह पर जो है पत्तों का उपयोग कर सकते हैं जो पहले यूज होता था। तीसरा आर जो है वो है रीयूज। रीयूज का मतलब है कि आप जो है बोतल या कंटेनर जो प्लास्टिक के होते हैं उसको फेंके नहीं, एक बार उपयोग करने के बाद ना फेंके, बल्कि उनका बार बार उपयोग करें। चौथा आर है रिकवर। रिकवर का मतलब है कि कचरे से जो है ऊर्जा या उपयोगी सामग्री को वापस निकाल लें, ठीक है। या आप इसे चाहे तो कबाड़ वाले को दे सकते हैं, वो इनसे जो है जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उन्हें निकाल लेते हैं। पांचवा आर है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जो है रिसाइकल किया जा सकता है, तो आप इसे रिसाइकल बॉक्स में डालें या रिसाइकल के लिए दे दें। तो अभी हमने समझा प्लास्टिक से बचने के लिए 5 आर सिद्धांत। तो इसमें पहला आर है रिफ्यूज यानी मना करें, दूसरा है रिड्यूस यानी प्लास्टिक का कम उपयोग करें, तीसरा है रीयूज यानी प्लास्टिक का जो है पुनः उपयोग करें, चौथा है रिकवर यानी जिन चीज़ों को आप उपयोग कर सकते हैं उसे आप दोबारा उपयोग करें, निकालें, और चौथा आर है पांचवा आर है रिसाइकल यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।